आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 9 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और मैं हूं मैत्रेय त्रिपाठी। सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की। कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, मगर इससे पहले तमाम विवाद सामने आ रहे हैं। एनडीए की घटक शिवसेना ने अभी तक शपथ ग्रहण का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना नवाज शरीफ को न्योते से नाराज है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से नवाज शरीफ मामले पर किसी तरह की बयानबाजी से बचने को कहा है। उद्धव ने नेताओं को 26 तारीख तक इस मामले में किसी तरह का बयान न देने की हिदायत दी है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर शिवसेना का रुख हमेशा से तल्ख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले कहा था कि नई सरकार को पाकिस्तान के साथ अदले का बदला वाली नीति अपनानी चाहिए। शिवसेना पाकिस्तानी खिलाड़ियों और कलाकारों के भारत आने पर भी विरोध जताती रही है। वहीं एनसीपी ने भी नवाज शरीफ के भारत दौरे का विरोध किया है। मुंबई से सटे ठाणे में शरीफ के दौरे के विरोध में बैनर लगाए गए हैं। एनसीपी का कहना है कि नवाज शरीफ के वक्त कारगिल युद्ध हुआ था, अब उन्हें किस बात का न्योता दिया जा रहा है। करने वाला भाजपा का दोस्त नवाज शरीफ ये अपने दोस्ती कितने लंबी तक रखे हैं। अब जब अच्छे दिन आए हैं तो तुम्हें पाकिस्तान की याद आ गई। पाकिस्तान की जेल में हुए जानलेवा हमले के बाद जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह के परिवार ने नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का विरोध किया है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा है कि क्या नवाज शरीफ अब शरीफ हो गए हैं जो उन्हें बुलावा भेजा गया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी लेती दिख रही है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर ही चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वो पाकिस्तान को कोस रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी शपथ में बुला रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ के भारत दौरे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि अक्सर रिश्ते बनाने में ही बहुत वक्त लग जाता है। इस बार शुरुआत अच्छी हुई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। वहीं कई दिनों की उहापोह के बाद आखिरकार पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के भारत आने पर से भी सस्पेंस खत्म हो गया। नवाज ने मोदी का न्योता कबूल कर लिया है। वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने 26 मई को भारत आएंगे। नवाज 26 मई की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक छोटा डेलीगेशन होगा जिसमें 6 से 10 लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। नवाज के साथ उनकी बेटी मरियम भी आ सकती हैं। डेलीगेशन में पाक पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच 27 मई को द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता शरी रहमान ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से तो बातचीत करनी होगी और हर मसले पर करनी होगी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ठोस बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन शुरुआती बातचीत तो हो ही सकती है। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता नवाज शरीफ ने कबूल किया तो उनके पैतृक गांव जाती उमरा में खुशी की लहर दौड़ गई। अमृतसर के इस गांव में लोग खुशियों से मिठाइयां बांटने लगे। गांव के लोगों को उम्मीद है कि नवाज भारत आने पर यहां जरूर आएंगे। एनडीए के 2 घटक दल एमडीएमके और डीएमडीके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का विरोध किया है। एमडीएमके नेता वाइकोर राजनाथ सिंह से मिलकर अपना विरोध जता चुके हैं। बताया जा रहा है कि एमडीएमके कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। वहीं कल चेन्नई में तमिल संगठनों ने बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये संगठन महिंद्रा राजपक्षे को न्योता देने से नाराज है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सार्क देश के नेताओं का भारत दौरा आज से शुरू हो जाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज से 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष एसएस चौधरी भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 26 मई को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों ने आने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। देश के पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की मां अपने बेटे के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। उधर मोदी के छोटे भाई प्रहलाद का परिवार भी समारोह में शामिल नहीं होगा। वडोदरा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे चाय बेचने वाले किरण महिदा को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका होगा जब एक चाय वाला पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा।
वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा को भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता मिल गया है। उन्होंने कहा कि वो मोदी को अपना आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद को भी 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। अशोक ध्यानचंद के मोबाइल पर समारोह में न्योते का मैसेज भेजा गया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद दिया। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी दफ्तर पर शपथ ग्रहण के दिन सुबह 8:30 बजे हवन होगा, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हवन के बाद भोज की भी व्यवस्था है, जो समारोह खत्म होने तक चलेगा। वाराणसी में 26 मई को होली और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही बीजेपी नेता जोश में हैं। उन लोगों ने जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 26 मई को मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अमृतसर में एक शख्स ने अनोखा कप बनाया। 336 छोटे छोटे कपों को मिलाकर बने इस खास कप के जरिए मोदी को पीएम बनने की बधाई दी गई है। इस कप को बनाने में 3 दिन लगे। लुधियाना में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वो मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी शानदार पीएम भी साबित होंगे। रेलवे आज वाराणसी से पुरानी दिल्ली के लिए मोदी स्पेशल ट्रेन चला रहा है। 04203 मोदी स्पेशल ट्रेन वाराणसी से आज शाम 6:50 पर खुलेगी। लखनऊ जंक्शन पर यह ट्रेन रात 12:25 और मुरादाबाद सुबह 5:55 पर पहुंचेगी। 26 मई की सुबह 9:25 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली पहुंच जाएगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले आज दिल्ली पुलिस सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रिहर्सल करेगी। मोदी की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 6 बजे होना है, मगर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर प्रतिबंध रहेगा। राजपथ, विजय चौक, साउथ एवेन्यू मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू मार्ग, डलहौजी रोड और चर्च रोड कल शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। आज भी यही इंतजाम रहेंगे। उधर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची का दौर आज भी जारी रहेगा। ऐसी उम्मीद है कि आज शाम तक कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर मुहर लग जाएगी। नामों को फाइनल करने के लिए आज भी बीजेपी के बड़े नेता और नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी के मंत्रिमंडल में 22 से 25 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में 12 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा, जबकि 4 सांसदों पर एक राज्य मंत्री का पद मिलेगा। अहम मंत्रालयों जैसे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त जैसे मंत्रालयों में टेक्नोक्रेट राज्य मंत्री होगा, जबकि हर मंत्रालय को 28 एक्सपर्ट की टीम मदद करेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मोदी सरकार में GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की परंपरा नहीं होगी। सूत्रों से खबर है कि मोदी का मंत्रिमंडल पिछली सरकार के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालयों को आपस में मिलाया जा सकता है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू मोदी मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी की भागीदारी को लेकर बात करेंगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महासचिव JP नड्डा पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। JP नड्डा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अमित शाह के साथ पार्टी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम भी कर चुके हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक ही दिन में 2 जोरदार झटके लगे। कल एक तरफ शाजिया आलमी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता कैप्टन गोपीनाथ ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी के आला नेता के रवैये से नाराज चल रही शाजिया आलमी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने काफी दुख के साथ ये फैसला किया। शाजिया आलमी ने कहा कि पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में कुछ गिने चुने लोगों की मनमानी चल रही है। कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे और वहां पे गेट्स हैं। शाजिया आलमी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल और बेल की राजनीति से बाज आना चाहिए। शाजिया ने कहा कि पार्टी से लगातार गलतियां हो रही हैं। मुझे लगातार पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी से अलग थलग किया गया। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई और लोग भी आने वाले वक्त में हिम्मत जुटाएंगे। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाली शाजिया आलमी ने आगे भी पार्टी में टूट के संकेत देते हुए कुछ विधायकों के उनसे संपर्क में होने की बात कही। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें अफसोस है कि शाजिया आलमी ने पार्टी छोड़ दी है और उम्मीद है कि वो जल्द वापस आएंगी। योगेंद्र यादव को उम्मीद है कि शाजिया पार्टी में वापस जरूर आएगी, लेकिन शाजिया का फिलहाल वापस लौटने का कोई इरादा नहीं।
शाजिया इल्मी की पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर शाजिया पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी पार्टी के आला नेताओं पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और योगेंद्र यादव इन चारों को छोड़कर पार्टी में कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस ने शाजिया इल्मी के फैसले को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने शाजिया इल्मी के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर साफ कहा कि जैसे जैसे केजरीवाल का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, उन्हें उनके करीबी छोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती शाजिया को मनाने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद वो कह रहे थे कि कोई भी बड़ा मसला नहीं है। शाजिया की नाराजगी समेत कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के घर पर हुई। पिछले काफी वक्त से शाजिया और पार्टी के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही थी। दिल्ली में सरकार बनाने की शाजिया ने वकालत की थी, लेकिन पार्टी ने शाजिया के मत को नकार दिया। शाजिया को उनके मर्जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से लड़ाया गया, लेकिन वो जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाई। शाजिया इल्मी दिल्ली की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। इससे पहले शाजिया इल्मी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव आर के पुरम सीट से लड़ा था, जहां वो करीब 326 वोटों से हार गई। शाजिया इल्मी के बाद कैप्टन गोपीनाथ ने भी आम आदमी पार्टी को झटका दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को लेकर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल पेशे से वकील अमित सिब्बल ने पिछले साल अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी के खिलाफ कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च फ्लॉप साबित हुआ। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाया। मोहसिना किदवई ने समर्थन किया। संसदीय दल की इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को लेकर फैसला नहीं हुआ। सोनिया गांधी ही तय करेंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ये चुनाव से हार से निराश न हो, पूरे जज्बे के साथ पार्टी के काम में जुट जाए। सोनिया गांधी ने बैठक में माना कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लोगों का गुस्सा और नाराजगी समझने में नाकाम रही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा में पुलिस मुख्यालय के सामने सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में अभिव्यक्ति की आजादी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सिविल सोसाइटी के लोग जहाज निर्माण पेशे से जुड़े एक युवक के खिलाफ केस रजिस्टर किए जाने से भड़के हुए हैं। कई दिनों की उमस और भीषण भरी गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश के बीच ओले भी पड़े। दिल्ली के करावल नगर इलाके में शनिवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश आराम से फरार हो गए। नोएडा के सेक्टर 58 में कुछ ऑटो ड्राइवर आपस में भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हाथापाई होती रही। हंगामे के दौरान चौराहे पर रहने वाली ट्रैफिक पुलिस भी नदारद रही। पूरा विवाद सवारी बैठाने को लेकर हुआ था। यूपी के वृंदावन कोतवाली थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस वाले आपस में उलझ गए। इस मारपीट में कई पुलिस वालों को चोटें आईं। यूपी के बिजनौर में एक पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। प्रेम प्रसंग के मामले में एक शख्स को पंचायत ने जूतों की माला पहनाकर उसका सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया। इलाहाबाद में एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के जामनगर में प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी के किराए का मकान देखने के बहाने आरोपी प्रोफेसर एक घर में दाखिल हुआ। महिला को अकेले देखकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। गाजियाबाद में रिश्ते फिर शर्मसार हुए। 9वीं क्लास की छात्रा के चचेरे भाइयों ने उसे कार से अगवा कर गैंगरेप किया। उसके बाद आरोपी पीड़ित लड़की को कार से फेंककर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लखनऊ के वजीरगंज में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने एक वकील की जमकर पिटाई कर दी। मुंबई पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी प्रेमिका ने नाराज होकर इस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट कर कोमा में पहुंचा दिया, जहां उसकी मौत हो गई।
जम्मू के राजौरी में एक महिला के साथ मारपीट कर तेजाब डालने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद ही उसके पति और ससुराल वाले उससे मारपीट करते थे। दिल्ली के नंद नगरी थाने के 49 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। पटना में बाइक चुराकर भाग रहे एक चोर की लोगों ने पिटाई कर दी। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस भी चोरी की बाइक से वहां पहुंची। गोरखपुर में बिजली कटौती से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। यूपी बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे यूपी बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होगा। मध्य प्रदेश में बच्चों के कोर्स में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी के झांसी में 18 साल का एक लड़का महज 18 इंच का हिस्से दुनिया का सबसे छोटा वयस्क बताया जा रहा है। उत्तराखंड में आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है। हेमकुंड साहिब का कपाट आज खुलने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार गोविंद घाट में स्थायी पुल नहीं बना पाई है।